हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आप सबको आज की इस वीडियो को खुशामदीद और अपने यूट्यूब चैनल को खुशामदीद। तो पाकिस्तानियों ने कोई तकरीबन पिछले 30 से 35 सालों से एक जंग का अजाब झेला है और उसमें 70-80 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी मरे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है हमारा, और हमारे मुल्क का भी नुकसान हुआ है। उसमें हमारी मईशत का भी नुकसान हुआ है। तो ये तो खैर जाने अनजाने में हुआ। जो भी हुआ हमारे हुक्मरान की गलती थी। किसी गैर की जंग में अपने लोग ही मार गए। तो आज की एक वीडियो और आज की एक जो ये वीडियो है, इसका टॉपिक एक ऐसे ही वाक़या जिसमें काफ़ी ज़्यादा बेगुनाह लोग मरे और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वो वाक़या क्या था, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है और उस वक्त की कौन सी हुकूमत थी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो में। तो बगैर किसी देर किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये बात तकरीबन 1988 की, जब ज़िया-उल-हक का दौर था। ज़िया-उल-हक मतलब आर्मी चीफ थे और जो मोहम्मद खान जुनैदी है वो वज़ीर आज़म था इस मुल्क का, और जन हमीद कोल जो चीफ ISA का जो चीफ था वो था। तो इनके दौर में एक वाक़या पेश होता है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक वेयर हाउस था, ओजरी कैंप। ओजरी कैंप या नाज़रीन वेयर हाउस आप कह लें, किस्म का जो एक असलह वगैरह का स्टॉक होता है ना, जैसे एक किसी चीज़ का स्टॉक होता है। तो ये भी जो गोला बारूद या मिसाइल वगैरह हो गई, दूसरी चीज़ें होगी, मतलब जंगी हालात के लिए जितने भी बारूद वगैरह हो गए, सारी चीज़ इसी चीज़ का एक एनिमेशन स्टॉक था। अब जो स्टॉक था, जो वेयर हाउस था, उसकी हालत इंतहाई ख़राब और इंतहाई, जैसे आप कह लें, अबतर थी। तो उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने काम चलाया रखा जो उस वक्त और ये भी था ISA के अंडर। ये भी एक आप बात ध्यान में रखें, ISA के अंडर था, लेकिन उन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया और उसको असला वगैरह के इस्तेमाल करते रहे। और ये असला था क्या, किस लिए इस्तेमाल होता था? ये असला था ISA के अंडर था। और उस वक्त आपको याद होगा, अगर आपने अगर तारीख पढ़ी है, तो सोवियत यूनियन की जो जंग थी वो लड़ी जा रही थी तालिबान के खिलाफ, और तालिबान को उस वक्त बैक कर रहे थे। तो ये पाकिस्तानी वगैरह जो पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल हो गए, ये असला वगैरह दे रहे थे, और असला जो अमेरिका से आ रहा था, और जो उसका जो स्टॉक वगैरह है वो ये कैंप इधर पाकिस्तान में था, और यहीं से असला तालिबान को जाता था। तालिबान आके सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ते थे, और 1988 में तकरीबन ये जंग ख़त्म हो चुकी थी सोवियत यूनियन की। अब सोवियत यूनियन के दस्तखत साइन वगैरह भी हो चुके थे और उन्होंने निकलना था अपने मुल्क अफ़गानिस्तान वगैरह को छोड़कर। 1988 की बात है। तो ये वाक़या जब पेश आया तो तकरीबन सुबह के 10:30 बजे अप्रैल 1988 में। तो वो कुछ मुख्तलिफ रिपोर्टें, अब इसमें एक रिपोर्ट ये भी है कि ये हमला वगैरह जो CIA ने करवाया, क्योंकि इस हमले के तकरीबन 4 दिन बाद जो जिनेवा है, वहाँ पे एक साइन वगैरह होने थे जंग बंदी के, जिनेवा के, और वहाँ पे पाकिस्तान ने हम जाना था। तो 4 दिन पहले ये हमला वगैरह हो गया, मतलब हमला जो ये बम वगैरह फटे, मिसाइल फटे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरी रिपोर्ट ये है कि ISA का जो चीफ था और उसके जो मतलब अंडर जो बंदे थे, और उनका कसूर है क्योंकि उनसे सही का कंट्रोल किया नहीं गया, क्योंकि साहब ज़रा उन्हीं के अंडर था और उन्हीं के हाथ में थी सारी चीज़ें। तो कुछ रिपोर्ट ये कहते हैं उन्हीं का हाथ है, कुछ कहते हैं CIA वालों ने हमला किया पाकिस्तान को बदनाम करने में, और कुछ कहते हैं कि सोवियत यूनियन है जो उन्होंने अटैक किया कि पाकिस्तान से बदल लिया जा सके, क्योंकि वाज़ेह तौर पर सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की थी। तो इसमें मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं और मुख्तलिफ जो क्या सराही हैं वो पैदा होती हैं। एक्चुअल हकीकत क्या है,
یہ آج تک پاکستان میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکا، یا ان کی جو تفصیل آج تک کسی کے سامنے منظر عام پر نہیں آ سکی۔ تو یہ واقعہ بھی انہی واقعات سے ملتا جلتا تھا، اور اس کی جو اصل ایکچوئل حقیقت تھی وہ بھی کسی کے سامنے نہیں آ سکی۔ اب ایکچوئل حقیقت تھی کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ خیر بڑھتے ہیں باقی جانب واپس آتے ہیں۔ کیونکہ 10 اپریل 1988 میں یہ تقریباً 10:30 بجے صبح شروع ایک عام سیک پہ دھماکہ ہوا۔ اب دھماکہ ایک رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو مزدور وغیرہ تھے اور جو شفلنگ کر رہے تھے، مطلب میزائل وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہے تھے، تو ایک باکس تھا اس میں تقریباً 22 mm کے جو میزائل تھے وہ اوپر سے نیچے زمین پر گرے اور انہیں سے آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے نتیجے میں جو ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے، چین ری ایکشن شروع ہوا، اور اس میں جو دوسرے میزائل وغیرہ اور راکٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا، ایک شادی وغیرہ میں یا کسی بیاہ پہ جو شرلی لگاتے ہیں، شرلی کو آگ لگاتے ہیں، ایسے شرلی اوپر جاتی ہے اور پھر جو زمین پہ نیچے آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، تو جتنے بھی راکٹ اور میزائل وغیرہ تھے وہ ایک دم ویئر ہاؤس سے اوپر باہر نکلے، اور تقریباً جو اس کی آپ کہہ رہے لینتھ ہے جو مینشن کی ہوئی ہے اخبارات میں اس وقت، اور جو واقعہ جنہوں نے رپورٹ کیا، تو تقریباً 10 میل تک جو راکٹ اور میزائل وغیرہ جا کے گرے اسلام آباد اور راول پنڈی کے اطراف میں، کیونکہ یہ جو ویئر ہاؤس ہے یہ ان کے درمیان ہی ہے لوکیشن، راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان۔ اب جو لوگ ہیں پہلے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو انڈیا نے اٹیک کیا جب یہ پہلا دھماکہ ہوا، تو بعد میں جب پتہ چلا کہ جب راکٹ اور میزائل جیسے جیسے آگ پکڑتے گئے، مطلب ان کے ساتھ آگ لگتی گئی، اور صاف ظاہر ایک چین ری ایکشن جب ایک سے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا، اور کافی زیادہ بڑا ویئر ہاؤس تھا، تو جب آگ لگی تو جو راکٹ اور میزائل تھے وہ باہر نکلتے گئے، اور نکل کے تقریباً 10 مائل پر جا کے گرتے گئے۔ اب اس میں جو مختلف گھر وغیرہ تھے، مختلف شہری وغیرہ تھے، صاف ظاہر سڑکوں پر تھے، کوئی کسی جگہ پر تھا، کوئی کسی جگہ پر تھا، تو ان سب پر جا گرے۔ صاف ظاہر میزائل ایک جگہ گرتا ہے تو کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں اس وقت مشہور جو آپ کے شہد خاقان عباسی، اس کے والد خاقان عباسی، ان کی گاڑی پر ایک میزائل گرا، اور ان کا بیٹا زید خاقان عباسی وہ بھی اس میں واقعی میں زخمی اور ہوا، اور اس کے سر پر میزائل کا ٹکڑا لگا جس سے وہ کوما میں چلا گیا، اور اس کے بعد میں 2005 میں ڈیتھ ہو گئی، لیکن 1988 میں جو خاقان عباسی تھا وہ وہیں پہ مر گیا۔ اور بھی تقریباً اس وقت رپورٹ کے مطابق جو بندے مرے تھے وہ کچھ 100 سے قریب بندے مرے تھے، اور کوئی 11 یا 1200 کے قریب جو زخمی وغیرہ ہوئے تھے وہ تعداد تھی۔ لیکن جو آزاد یا جو فارن رپورٹس ہیں وہ کچھ اور ہی کہتے ہیں کہ اس سے کافی زیادہ بڑھ کے نقصان ہوا، اور مطلب ایکچوئل جو حقیقت ہے ڈیتھ کی ہوگی، اس واقعے کی ایکچوئل حقیقت ہوگی، وہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ کتنی اموات وغیرہ ہوئی، کتنی نقصان ہوا، اور جو یہ ہوا کیسے یہ چیز ہوئی، واقعہ کیسے ہوئی۔ اب جیسے میں نے کہا پہلے مختلف قیاس سرائیاں ہوتی ہیں، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایسے ہوتی تو ایسی ہے نا، قیاس سرائیاں ہوتی ہیں پاکستان میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، اور بعد میں ایک رپورٹ وغیرہ بنتی ہے، کمیٹی بنتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک کمیٹی بنائی گئی، وزیر داخلہ کے انڈر کمیٹی بنائی گئی جس میں 5 ممبر شامل تھے، اور انہوں نے جو پہلی رپورٹ دی محمد کنجوریجو کے حکومت میں، تو انہوں نے صاحب ذرا آئی ایس اے کو قابل مورد الزام ٹھہرایا، کیونکہ ساری چیزیں آئی ایس اے کے انڈر تھی، اور اس وقت جو ضیاء الحق تھے وہ کسی فارن کو دورے پر تھے، کوریا گئے ہوئے تھے، اور وہ وہاں سے واپس فوراً کوریا سے واپس آیا، اور یہاں کے جب دیکھا یہ ساری چیزیں تو وہ محمد کنجوریجو کو مطلب کافی زیادہ آپ کہتے ہیں الزام دے رہے تھے کہ آپ نے یہ رپورٹ وغیرہ کیوں بنائی اور یہ کمیٹی وغیرہ کیوں بنائی۔ صاحب ذرا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے کہ آرمی اپنے لوگوں کو بچاتی ہے، تو اس میں تو صاحب ذرا آئی ایس اے کا نام آ رہا تھا، اور جو آئی ایس اے کی چیف تھا اس کا نام آ رہا تھا۔ جو پہلے رپورٹ بنی اس میں بھی آئی ایس اے کی چیف کو
बुनियादी इल्ज़ाम ठहराया गया और बाद में उन्हीं लोगों को इल्ज़ाम दिया गया कि उन्हीं का कसूर है। अब एक्चुअल हकीकत क्या है, ये वाक़या कैसे पेश हुआ, ये आज तक मुअम्मा ही है। और पाकिस्तान में जैसा होता है, हर बात हर हकीकत मुअम्मा ही बन के रह जाती है और किसी को हकीकत को कोई नहीं पता चलता। तो खैर इसी बेस पर मोहम्मद खान जुनेजो को ज़ियाउल हक ने अपनी जो हुकूमत है डिसमिसल कर दिया और नई हुकूमत आ गई। नई हुकूमत आके बेनज़ीर की हुकूमत आई मोहम्मद खान जुनेजो के बाद। तो मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को डिसमिसल करने का यही एक मेन वजह थी कि उसने अपनी खुद से एक कमेटी तश्कील दी और कमेटी ने जो मेंबर वगैरह थे जो काबिल मोरल इल्ज़ाम जिनको ठहराया वो आए सही थे। वो ज़ियाउल हक का इस बात पर गुस्सा था, तो उसने मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को डिसमिसल किया। तो बाद में फिर बेनज़ीर की हुकूमत हुई, लेकिन जो एक्चुअल हकीकत और एक्चुअल रिपोर्ट है वो आज तक किसी को नहीं पता चल सकी कि इसके पीछे कौन से हाथ हैं। लेकिन वाज़ेह तौर पर जो यही लगता है कि सोवियत यूनियन ने अटैक की हमला किया क्योंकि वो तालिबान और पाकिस्तान से अपना बदला लेना चाहते थे। और जो सोवियत यूनियन के निकलने के बाद तालिबान ने एक मजबूत पोजीशन लेनी थी और उसकी पोजीशन लेने के बाज़ाब्ते उसको असलह वगैरह की ज़रूरत थी। तो मेन एक वजह ये भी है कि वो असलाम तक ना पहुँचे और असलह को यहीं पे ख़त्म कर दिया गया है कि हमला करवा के। तो मुख्तलिफ मैंने कियास रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टें, लेकिन इसमें जो सबसे मेन जो नुकसान हुआ वो तालिबान को नुकसान हुआ क्योंकि तालिबान को जंग बंदी के बाद जो असला हुआ था वो असला यहीं पे डंप था, वो ख़त्म हो गया और वो सारा ज़ाया हो गया। तो एक वाज़ेह डेंट जो पहुंचना था वो तालिबान को पहुंचाना मकसूद था और उनको पहुंचा भी। और 1999 से 1992 तक इनका इनखला शुरू हो गया सोवियत यूनियन का और तालिबान मजबूत हो गए। तो ये कुछ हकीकत थी, ये वाक़या था ओजी कैंप का एक मशहूर और मारूफ जिसमें ज़्यादा पाकिस्तानी नुकसान तो फिर भी पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान की मैशत को हुआ, पाकिस्तान के लोगों का हुआ। तो बाकी जिसको भी डेंट करना था, जिसको भी नुकसान पहुंचाना था वो तो हुआ ही हुआ। और हमेशा से ऐसे ही हुआ है कि नुकसान हमेशा जो भी होता है पाकिस्तान की होता है। तो हकीकत इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन जो नुकसान हुआ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को ये एक एक्चुअल हकीकत है और ये हकीकत हमेशा से रही रहेगी। वैसे ही तालिबान के खिलाफ बाकी जो जितनी जंगें लड़ी गई और उसमें भी पाकिस्तानी मरते रहे, अब तक शहीद हो रहे हैं पाकिस्तानी। तो हमेशा ही पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। तो आज की वीडियो इतनी, होप्स हो कि आज की तारीखी वीडियो आपको थोड़ा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।